वेलकम टू बिहार मैटर्स। आज के इस डीप डाइव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होने वाली है। बिल्कुल। और ये विषय है बिहार की आर्थिक रूपरेखा यानी इकोनॉमिक प्रोफाइल। हाँ, खास तौर पर जो छात्र बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, रेलवे, एसआई और टीचर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत जरूरी है। जी, क्योंकि आज हम सिर्फ ऊपर ऊपर से बात नहीं करेंगे। हम नीति आयोग की एमपीआई रिपोर्ट, पीएलएफएस 2022-23 और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के डेटा का गहराई से विश्लेषण करेंगे। सही कहा। और साथ ही जो नया बिहार बजट है ना 2026-27 का, उसको भी डिकोड करेंगे। तो मिशन यही है कि इन भारी भरकम स्रोतों से असली कहानी निकाली जाए। क्योंकि ये केवल प्रतिशत या नंबर नहीं है, ये बताते हैं कि अर्थव्यवस्था के भीतर असल में क्या टूट रहा है और क्या जुड़ रहा है। एग्जैक्टली। तो अर्थव्यवस्था की बात शुरू करने के लिए सबसे पहले राज्य की बुनियादी चुनौती को समझना होगा, मतलब गरीबी। हाँ, क्योंकि गरीबी की प्रकृति समझे बिना हम रोजगार या विकास दर पर बात नहीं कर सकते। तो नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक या कहें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी एमपीआई की बात करते हैं। जी, इसके आंकड़े बहुत स्पष्ट और थोड़ी जटिल तस्वीर पेश करते हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मतलब नीति आयोग के अनुसार बिहार का एमपीआई हेड काउंट रेशियो 33.76% है। और इसके साथ एक और आंकड़ा है, गरीबी की तीव्रता, जिसे इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी कहते हैं, वो 47.14% है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि केवल आय या पैसे के आधार पर गरीबी मापना अलग बात है। हाँ, वो तो आसान है, लेकिन ये बहुआयामी गरीबी क्या है, इसे एक नाव के उदाहरण से समझ सकते हैं। नाव का उदाहरण? वो कैसे? जैसे आय आधारित गरीबी सिर्फ ये देखती है कि नाव से पानी निकालने के लिए बाल्टी है या नहीं। अच्छा, और एमपीआई? एमपीआई उस नाव में मौजूद छेदों को मापता है। जैसे घर में बिजली न होना एक छेद है, साफ पानी न होना दूसरा छेद हो गया। बिल्कुल, और बच्चों का स्कूल ना जाना तीसरा। तो जो हेड काउंट रेशियो है 33.76%, वो बताता है कि कितनी नावें डूब रही हैं। बहुत सही एनालॉजी है ये। और जो 47.14% की तीव्रता है, वो मापती है कि डूबती नाव में औसतन कितने छेद हैं। राइट। यानी अगर आंकड़ा 47.14% है, तो इसका मतलब है कि गरीब लोग औसतन लगभग आधी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। जी, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या जीवन स्तर के मानक हों, वो एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहे हैं। कुपोषण, कच्चे मकान, स्वच्छता की कमी, इन सबका एक साथ जुड़ना ही गरीबी को घातक बनाता है। और ये आंकड़ा तब और भी चिंताजनक लगता है जब हम इसकी तुलना राष्ट्रीय औसत से करते हैं। हाँ, पूरे भारत का एमपीआई हेड काउंट रेशियो लगभग 14.96% है, जबकि बिहार 33.76% पर है, जो कि राष्ट्रीय औसत से दुगने से भी ज्यादा है। और इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच भी एक बहुत गहरी खाई है। बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्रों में ये तीव्रता बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। कौन सा? पिछले कुछ वर्षों में बिहार के एमपीआई में बहुत तेज और उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। वेट, सच में? अगर राज्य अभी भी राष्ट्रीय औसत से इतना पीछे है, तो इस गिरावट का इतना महत्व क्यों है? देखिए, ये सिर्फ कागजी सुधार नहीं है। एमपीआई सुविधाओं और संपत्तियों पर आधारित है, आय पर नहीं। अच्छा, तो मतलब जब सरकार स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनवाती है, या सौभाग्य योजना के तहत हर घर में बिजली पहुंचाती है, हाँ, या पक्के मकानों का निर्माण करती है, तो वो सीधे इन इंडिकेटर्स को प्रभावित करता है। बिल्कुल, वो अभाव के छेद बंद होने लगते हैं। इसलिए गरीबी का स्तर उच्च जरूर है, लेकिन दिशा सकारात्मक है। यहाँ से एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उभर कर सामने आता है। अगर गरीबी कम हो रही है, लेकिन 33% से ज्यादा आबादी अभी भी गरीब है, तो ये लोग अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं? जीवित रहने के लिए आय तो चाहिए ना। एग्जैक्टली। और आय के लिए रोजगार। लेकिन जब रोजगार के आंकड़ों को देखते हैं, तो यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? पीएलएफएस 2022-23 के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 3.9% है। और पूरे भारत की 3.2% है। तो क्या इसका ये निष्कर्ष निकाला जाए कि बिहार का रोजगार बाजार बहुत शानदार काम कर रहा है? लगभग हर किसी के पास नौकरी है। तकनीकी रूप से यह आंकड़ा सही है, लेकिन यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि एक बहुत बड़ा भ्रम है। भ्रम कैसे? 3.9% तो बहुत कम होता है।
अर्थशास्त्र में बेरोजगार शब्द की परिभाषा को समझना होगा। आधिकारिक आंकड़ों में बेरोजगार सिर्फ उसे माना जाता है जो सक्रिय रूप से काम ढूंढ रहा हो और उसे काम ना मिले। हाँ, इसका मतलब अगर कोई 25 साल का युवा पिछले 3 साल से घर बैठा है क्योंकि उसे पता है कि आसपास कोई फैक्ट्री नहीं है और उसने काम खोजना ही बंद कर दिया है, तो क्या वो इन आंकड़ों में बेरोजगार नहीं गिना जाएगा? बिल्कुल नहीं गिना जाएगा। वो लेबर फोर्स या श्रम बल के दायरे से ही बाहर हो चुका है। ओह वाह, ये तो बहुत बड़ा पेच है। इसीलिए 3.9% का आंकड़ा पूरी कहानी नहीं बताता। असली हकीकत लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी LFPR से सामने आती है। और बिहार का LFPR कितना है? ये केवल 42% के आसपास है। सिर्फ 42%? जी, इसका मतलब कामकाजी उम्र के 100 लोगों में से केवल 42 लोग ही या तो काम कर रहे हैं या ढूंढ रहे हैं। और बाकी के 58 लोग? वो आर्थिक तंत्र से पूरी तरह अदृश्य हो चुके हैं। हाँ, वो सिस्टम से बाहर हैं। ये तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक भयानक स्थिति है। राष्ट्रीय स्तर पर तो LFPR 57 से 60% रहता है। बिल्कुल। तो असल समस्या ये नहीं है कि लोग काम ढूंढ रहे, उन्हें काम नहीं मिल रहा। समस्या ये है कि एक विशाल आबादी ने काम ढूंढने की उम्मीद ही छोड़ दी है। इसे ही अर्थशास्त्र में डिस्करेज्ड वर्कर इफेक्ट कहते हैं। डिस्करेज्ड वर्कर इफेक्ट, ये छात्रों को नोट कर लेना चाहिए। एकदम। और इसी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण मापदंड है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो यानी WPR। ये WPR क्या बताता है? ये बताता है कि कुल आबादी में से कितने लोग वास्तव में कार्यरत हैं, और बिहार में ये मात्र 40% है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये 56% के करीब है। जी, ये 40% का आंकड़ा स्पष्ट रूप से कम रोजगार अवशोषण यानी लो एम्प्लॉयमेंट एब्जॉर्प्शन का सूचक है। मतलब अर्थव्यवस्था में इतनी क्षमता ही नहीं पैदा हो रही है कि वो अपनी आबादी को खपा सके। बिल्कुल। अब इस पहेली के अगले हिस्से पर चलते हैं। हाँ। अगर सिर्फ 40% लोग काम कर रहे हैं तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये लोग आखिर किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। अगर अर्थव्यवस्था को एक 3 पैरों वाला स्टूल मान लें तो ऐसा लगता है कि एक ही पैर सारा वजन उठा रहा है। और वो पैर है प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि, एग्रीकल्चर सेक्टर। हाँ, आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि आज भी 45 से 50% रोजगार कृषि से ही आ रहा है। और द्वितीय क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग या सेकेंडरी सेक्टर में केवल 20 से 22% रोजगार है। और तृतीयक यानी सर्विस सेक्टर में वहाँ 30 से 35% का योगदान है। तो कृषि पर यह भारी निर्भरता ही कम आय और गरीबी का मूल कारण है। बिल्कुल। जब जमीन का आकार बहुत छोटा हो और आधी आबादी उसी छोटी सी जमीन पर निर्भर हो तो वहाँ प्रच्छन्न बेरोजगारी या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होती है। सही कहा। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक कार को चलाने के लिए एक ड्राइवर की जरूरत है, लेकिन 5 लोग स्टीयरिंग पकड़कर बैठे हैं। बहुत सटीक उदाहरण है। देखने में लगेगा कि 5 लोग काम कर रहे हैं, रोजगार में हैं, लेकिन कार की गति पर उन एक्स्ट्रा 4 लोगों का कोई असर नहीं पड़ रहा। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में क्या कहते हैं? शून्य सीमांत उत्पादकता यानी जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अच्छा, तो वो 4 अतिरिक्त लोग उत्पादन में कोई इजाफा नहीं कर रहे, वो केवल उपलब्ध काम को आपस में बांट रहे हैं, जिससे प्रति व्यक्ति आय उस स्तर तक गिर जाती है जो उन्हें बहुआयामी गरीबी के 33.76% वाले जाल में फंसाए रखती है। और रोजगार की प्रकृति का डेटा इस खतरे को और भी स्पष्ट कर देता है। PLFS के अनुसार बिहार में लगभग 55 से 60% लोग स्वरोजगार या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। जी। और 25 से 30% लोग कैजुअल लेबर यानी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। और नियमित वेतनभोगी यानी रेगुलर सैलरीड कर्मचारी, उनका हिस्सा मात्र 15% है। सिर्फ 15%। अब अक्सर स्वरोजगार को एक बहुत ही सकारात्मक शब्द माना जाता है, जैसे हर कोई अपना स्टार्टअप चला रहा हो। हाँ, शब्द तो सकारात्मक ही लगता है। तो क्या ये 55-60% का आंकड़ा किसी उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप की लहर को दर्शाता है या सच्चाई कुछ और है? डेटा की गहराई में जाने पे पता चलता है कि ये उद्यमिता नहीं है, ये सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। मजबूरी का काम। बिल्कुल। एक छोटी सी गुमटी खोल लेना, सड़क किनारे सब्जी बेचना या ई-रिक्शा चलाना, ये सब स्वरोजगार में आते हैं।
क्योंकि फॉर्मल सेक्टर या नियमित वेतन वाली नौकरियां उपलब्ध नहीं हैं। और जब केवल 15% लोगों के पास नियमित नौकरी हो, तो इसका अर्थ है कि 85% कामगारों के पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। न उन्हें पीएफ मिलता है, न पेंशन और न ही स्वास्थ्य बीमा। इसे हाई वल्नरेबिलिटी या उच्च भेद्यता कहा जाता है। यानी कोई भी छोटा सा आर्थिक झटका, जैसे घर में कोई बीमारी आई या प्राकृतिक आपदा, तो ये 85% लोग रातों रात वापस उसी एमपीआई वाले गरीबी के दलदल में धकेल दिए जाएंगे। इस पूरी संरचनात्मक खामी का सबसे बुरा असर समाज के एक विशेष वर्ग पर पड़ता है। जी, और जब एलएफपीआर 42% है, तो जो 58% लोग बाहर हैं, वो कौन है, ये सवाल उठना लाजिमी है। लिंक के आधार पर डेटा का विश्लेषण करने पर एक बहुत चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। द मिसिंग विमेन, यानी गायब महिलाएं। हाँ, ये इस चर्चा का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। बिहार में महिला श्रम बल भागीदारी यानी फीमेल एलएफपीआर केवल 9 से 12% के बीच है, जो कि राष्ट्रीय औसत 27% से बेहद कम है। तो 9 से 12% का आंकड़ा ये बताता है कि कामकाजी उम्र की हर 100 में से लगभग 90 महिलाएं अर्थव्यवस्था में औपचारिक रूप से कोई योगदान नहीं दे रही हैं। बिल्कुल। ये कैसे संभव है कि कोई राज्य अपने आधे मानव संसाधन का उपयोग किए बिना विकास की दौड़ में शामिल हो सके? अगर हम इस आंकड़े को व्यापक परिदृश्य से जोड़कर देखें, तो ये केवल महिलाओं की व्यक्तिगत पसंद का मामला नहीं है। तो क्या है? ये संरचनात्मक विफलता यानी स्ट्रक्चरल फेलियर का परिणाम है। होता यह है कि जब कृषि क्षेत्र पूरी तरह भर जाता है, तो लोग फैक्ट्रियों या उद्योगों की तरफ जाते हैं। हाँ, सेकेंडरी सेक्टर में। एग्जैक्टली। लेकिन जैसा कि पहले बताया गया, बिहार में द्वितीयक क्षेत्र केवल 20-22% है। स्थानीय स्तर पर फैक्ट्रियों का भारी अभाव है, और यहीं से पलायन या माइग्रेशन की शुरुआत होती है। आर्थिक सर्वेक्षण स्पष्ट रूप से बताता है कि बिहार सबसे बड़े आउट माइग्रेटिंग राज्यों में से एक है। और इसका महिलाओं के रोजगार से सीधा संबंध है। कैसे? जब गांव या कस्बे के पास काम नहीं होता, तो पुरुष काम की तलाश में दिल्ली, गुजरात या महाराष्ट्र चले जाते हैं। लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं के कारण, पेट्रियार्कल नॉर्म्स के कारण, महिलाएं आसानी से अकेले पलायन नहीं कर सकती। सुरक्षा चिंताओं और केयर इकोनॉमी का बोझ भी उन्हें रोकता है। तो चूंकि स्थानीय स्तर पर उनके अनुकूल काम उपलब्ध नहीं है और वो बाहर जा नहीं सकती, इसलिए वो पूरी तरह से लेबर फोर्स से बाहर हो जाती हैं। ये तो एक बहुत ही घातक चक्र बन चुका है, एक स्ट्रक्चरल लूप। हाँ, बिल्कुल। गरीबी 33.76% है क्योंकि काम नहीं है। कृषि पर निर्भरता 50% है क्योंकि उद्योग नहीं है। उद्योगों के अभाव में पुरुष पलायन कर रहे हैं। और स्थानीय नौकरियों की कमी के कारण महिलाएं घरों तक सीमित रह गई हैं, और जो काम कर रही हैं उनमें से 85% असुरक्षित सर्वाइवल वर्क कर रहे हैं। एकदम सही समरी है ये। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? जब बीमारी इतनी स्पष्ट है, तो नीति निर्माता इसके जवाब में क्या कर रहे हैं? इसके लिए हमें बिहार बजट 2026-27 के दस्तावेजों पर नजर डालनी होगी। बजट की रणनीति क्या संकेत देती है? सरकार की रणनीति 3 मुख्य स्तंभों पर टिकी है: कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट, रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण। तो क्या इन बजट प्राथमिकताओं और आज के डेटा के बीच कोई विश्लेषणात्मक लिंक है? बिल्कुल है। सरकार जानती है कि जब तक वो 42% वाला एलएफपीआर नहीं बढ़ेगा, गरीबी में स्थायी कमी नहीं आएगी। रोजगार सृजन की योजनाएं सीधे इस 42% को बढ़ाने का लक्ष्य रखती हैं। लेकिन अगर रोजगार सृजन उसी 55-60% वाले असुरक्षित ठेले लगाने वाले काम में हुआ, तो वल्नरेबिलिटी कम नहीं होगी। हाँ, तो क्या बजट इसके लिए तैयार है? यहीं पर स्किल डेवलपमेंट की भूमिका आती है। उच्च भेद्यता का कारण कौशल की कमी है। अच्छा, तो युवाओं को आधुनिक तकनीकी कौशल दिया जाएगा? जी, जिससे वो कैजुअल लेबर से निकलकर उस 15% वाले नियमित वेतनभोगी वर्ग में प्रवेश कर सकें। इससे उनकी आय स्थिर होगी और वो झटकों से बच सकेंगे। और तीसरा फोकस जो महिला सशक्तिकरण है, वो सीधे उस 9-12% के चिंताजनक आंकड़े पर प्रहार करता है। जीविका जैसे स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से। बिल्कुल। एसएचजी के जरिए महिलाओं को स्थानीय स्तर पर सूक्ष्म उद्यमों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि उन्हें पलायन न करना पड़े और वहीं आर्थिक अवसर मिले। सही कहा। तो इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि आधिकारिक आंकड़े केवल कुछ प्रतिशत नहीं है, ये सब एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये समझना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मुख्य डेटा पॉइंट्स का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। जी बिल्कुल।
सबसे पहले गरीबी का आधार। नीति आयोग के अनुसार एमपीआई हेडकाउंट 33.74% है और तीव्रता 47.14% है। रोजगार का भ्रम ये है कि बेरोजगारी दर 3.9% दिखे, लेकिन असली चुनौती 42% का निम्न LFPR है। रोजगार का आधा हिस्सा आज भी कृषि पर निर्भर है। 85% कामगार अनौपचारिक और असुरक्षित क्षेत्र में हैं। और सबसे बड़ा खालीपन ये है कि महिला श्रम बल भागीदारी मात्र 9-12% के बीच है। छात्रों को इन पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। हाँ, क्योंकि बजट का प्रभावी कार्यान्वयन ही तय करेगा कि भविष्य में ये आंकड़े कैसे बदलेंगे। बिल्कुल। लेकिन इस सेशन को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। वो क्या? मान लीजिए कि बजट 26-27 के तहत स्किल डेवलपमेंट योजनाएं बहुत सफल होती हैं। राज्य के लाखों युवाओं को कोडिंग या हाई लेवल मैन्युफैक्चरिंग की शानदार ट्रेनिंग मिल जाती है जी। लेकिन दूसरी तरफ राज्य के भीतर का सेकेंडरी सेक्टर जो भी 20-22% पर अटका है वो विकसित नहीं हो पाता। बड़ी फैक्ट्रियां या आईटी हब नहीं खुलते। तो इसका परिणाम क्या होगा? हाँ, क्या हम अनजाने में केवल उच्च कुशल प्रवासी यानी हाईली स्किल्ड माइग्रेंट्स तैयार कर रहे होंगे जिन्हें काम के लिए फिर राज्य के बाहर ही पलायन करना पड़ेगा? ये एक बेहद ही विचारोत्तेजक और गंभीर प्रश्न है। मानव पूंजी का निर्माण करना एक हिस्सा है और उस पूंजी को अवशोषित करने के लिए मजबूत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना दूसरा हिस्सा। इन दोनों का एक साथ विकास हुए बिना स्थायी समाधान मुश्किल है। और यही वो बिंदु है जिस पर नीति निर्माताओं को सबसे अधिक मंथन करने की आवश्यकता है। परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को भी इस विश्लेषणात्मक अप्रोच को अपने मेंस आंसर राइटिंग में इस्तेमाल करना चाहिए। जी, अर्थव्यवस्था को समझना सिर्फ नंबरों को पढ़ना नहीं है, व्यवस्था की कड़ियों को जोड़ना है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार इस सीरीज के नए सेशन में किसी नए विषय का गहराई से विश्लेषण करेंगे। तब तक इन की पॉइंट्स को रिवाइज करते रहिए। वेलकम टू बिहार मैटर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। विदा।